फिनोमेना, जैसे कि अगर हम लोग एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड डेलिकेट है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एमोनाइट रॉड को वूल से करेंगे तो वूल जो है हेयर अपने लूज़ करती है, अपने स्ट्रैंड्स लूज़ करती है तो वूल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मान लो एक ग्लास रॉड है, उसको सिल्क से रब किया है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी भी ऐसी है, ग्लास रॉड सिल्क से रब किया पॉजिटिव है तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर अगर हम लोग एक ग्लास रॉड लाए जो पॉजिटिव चार्ज है, एपोलाइट रॉड को वूल से किया तो एपोलाइट रॉड ने हेयर ले लिए तो नेगेटिव हो गई, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही जब हम कोप में अपने हेयर रब करते हैं तो हेयर जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं क्योंकि बेचारे लूज़ करते हैं अपने स्ट्रैंड्स, और कोप नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब कोप के पास पेपर रख दिया, पेपर के पास कोई चार्ज नहीं है फिर भी पेपर कोप की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है तो हो सकता है उसके पास कोई चार्ज हो, ऑपोजिट चार्ज, या हो सकता है उसके पास कोई चार्ज ना हो, पेपर पे कोई चार्ज नहीं है। बट हाँ, अगर एक बॉडी जैसे ए है, इसके सामने एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आए और एक नेगेटिव चीज़ लेकर आए, दोनों से अट्रैक्ट हो गई है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुई और नेगेटिव से रिपेल हुई तो इसका मतलब ये खुद नेगेटिव है, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट से अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो रिपल्शन इज ऑल अलोन अ शॉर्ट टेस्ट, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है उसके पास चार्ज हो सकता है ना, पर अगर रिपेल हो रहे हैं तो मतलब उसके पास चार्ज है। अब मैंने बताया है बहुत बार कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें क्या होती है, बराबर होती है। और जब वो उसकी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, आयन बच जाता है, राइट। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, अब चार्ज करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला है फ्रिक्शन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अगेंस्ट रब कर दो, है ना, तो तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहेंगे जब तक दो तरफ बराबर ना हो जाए। चार्जिंग में कंडक्शन में दो बॉडीज़ को टच किया जाता है तो दूसरी बॉडी के पास भी वही सेम चार्ज आ जाता है जो उस बॉडी में होता है, ठीक है। इंडक्शन में क्या करते हैं हम, दो एक चार्ज बॉडी है, कंडक्शन में तो एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को उसके पास लेकर आए तो ये अपने आप ही क्या हो गई, चार्ज हो गई। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होगी। इंडक्शन में हम क्या करेंगे, इसको इससे दूर रखेंगे। मान लो ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इंडक्शन में क्या होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है ये, तो इंडक्शन जब होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले जाते हैं और सारे प्रोटॉन्स एक तरफ चले जाते हैं जब हम इंडक्शन कर रहे होते हैं। अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ है, सारे पॉजिटिव एक तरफ है, मतलब इस नेगेटिवली चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन्स है ही नहीं। अब ये दूसरी बॉडी से दूर खड़ी है, अब ये जो दूसरी बॉडी है इसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे, तो ये जो बॉडी है दूसरी इसके भी प्रोटॉन्स इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के पास पॉजिटिव आता है। तो अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब इंडक्शन में जो चार्ज एक्वायर करती है दूसरी बॉडी वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कंडक्शन में एकदम सेम होता है। ओके, अब हम लोग चार्ज चेक कैसे करते हैं, हम लोग चार्ज चेक करते हैं एक इलेक्ट्रोस्कोप से। अब इलेक्ट्रोस्कोप पे क्या होता है, वो एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स होती है, उसमें एक मेटल वायर होता है, एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स होती है इसमें, ठीक है। मेटल वायर है और ये एक
मेटल वायर है आयरन की। अब मान लो कि मैं एक ग्लास रॉड इसके पास ले आई और इसे छुआ रही हूँ, तो ग्लास रॉड कैसी चार्ज्ड है? पॉजिटिव चार्ज्ड है। कंडक्शन कर रही हूँ तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मेटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। अब ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? मान लो ये दोनों जो हैं ये तुम्हारी चार्ज्ड हैं, ये दोनों मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्लोज़र। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्लोज आ रही हैं तो जो बॉडी है उसके पास जो चार्ज है वो जो इनका चार्ज है, इनका चार्ज है, ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो गोल लीव्स हैं ये, इसके अगर ये क्लोज आ रही है तो ये जो गोल लीव्स हैं इनका जो चार्ज है और ये जो बॉडी का चार्ज है वो आपस में ऑपोजिट है। क्या है ये आपस में ऑपोजिट? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव थी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के पास आएंगी गोल्ड लीव्स। और ये जितना ज़्यादा जल्दी एक दूसरे के पास या दूर आएंगी उतना ही ये बॉडी चार्ज्ड है, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में बॉडी चार्ज्ड है। ठीक है। अब तो गोल्ड लीफ से हमें पता चलता है कि दूसरी बॉडी चार्ज है कि नहीं और कितनी चार्ज है। वो डिपेंड करता है कितनी चार्ज है कि वो कितना डाइवर्जेंस हुआ है उसमें। अगर लीफ का डाइवर्जेंस बढ़ जाए मतलब वो एक दूसरे से दूर चली जाए, दूर जा रही है, इसका मतलब है कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज थी तो जो चार्ज ऊपर से आया वो भी नेगेटिव था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द बॉडी हैज़ अ सिमिलर चार्ज, है ना। और अगर कन्वर्जेंस जो है डिक्रीज हुए, डाइवर्जेंस अगर डिक्रीज हुए, डिक्रीज मतलब ये एक दूसरे के पास आ जाए, इसका मतलब ये तो नेगेटिवली चार्ज थी, जो ऊपर से चार्ज आया वो पॉजिटिव था, तभी ये अट्रैक्ट हुई आपस में एक दूसरे के लिए। तो इलेक्ट्रोस्कोप में अगर हम एक चीज़ छू रहे हैं और ये जो गोल्ड लीफ है ये एक दूसरे के पास आ रही है, इसका मतलब अगर गोल्ड लीफ का चार्ज पॉजिटिव है तो जो ला रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये दूर जा रही है एक दूसरे से, तो जो दूसरी चीज़ लाए हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड ही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए पहले कि ये जो लीव्स है इनका चार्ज क्या है, क्या ना। अच्छा, अगर मान लो तुम इससे छुआ दो ऊपर वायर से एक इंसुलेटर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है। क्या नहीं करता, है ना। या ये जो वायर है ये तुम लेड के लगा दो, लेड तो पुअर कंडक्टर है तो कुछ होगा ही नहीं। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कभी कभी बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, तो अब उनको क्या करना होता है, उनको फ्लो करना होता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। और अब वो जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इनको फ्लो करना है तो कभी कभी क्या होता है कि वो हमारी बॉडी से फ्लो हो जाते हैं और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसलिए आजकल हम लोग 3 प्लग सिस्टम यूज़ करते हैं। जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो होती है, हैवी होती है, उस पर ये तीसरा स्विच भी लगता है सबसे ऊपर वाला। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हमारी बॉडी से ना नहीं जाकर इस वाले स्विच से, इस वाले होल से नीचे अर्थ में चले जाते हैं। अर्थ में एक वो होती है, अर्थिंग हुई होती है, एक प्लेट बरेड होती है, उसमें सारे चले जाते हैं। तो इससे बिल्डिंग में भी आग नहीं लगती और हमारी बॉडी से भी करंट नहीं जाती है। और अगर ये दो ही होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो यहाँ से हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी बॉडी से नीचे जाएंगे और हमारी बॉडी के हार्ट और ब्रेन को ख़राब कर देंगे। ठीक है। अब
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसने एक सिल्क की काइट बनाई। उसने उसको क्लाउड्स पे डाल दिया जब थंडर स्टॉर्म हो रहा था। मेटल की टाई कर दी टू द थ्रेड ऑफ द, यहाँ पे की लगा दी उसने, एक की लगा दी। ठीक है, जैसे ही क्लाउड्स जो है उनसे ये सिल्क टाई, मतलब या तो काइट क्लाउड से छुई या हो सकता है ना भी छुई। छुई तो कंडक्शन से होगा, नहीं छुई तो इंडक्शन से होगा। ये चार्ज चार्ज आ गया इसमें, फिर चार्ज जो है की में गया। ठीक है, और जैसे ही, और क्योंकि वायर वो थी, वेट थी, तो गीली चीज़ में तो जल्दी जल्दी चार्जेस मूव करते हैं। ठीक है, मेटल में गया और जब मेटल की को टच किया उसने, तो अब मेटल है वैसे ही, तो उसकी बहुत ज़्यादा चार्जेस आ गए मेटल पे। मेटल कंडक्टर है तो वो चार्जेस उसकी बॉडी में गए। ठीक है, और फिर बॉडी से अर्थ में गए। अब क्योंकि इस बार वो 3 स्विचेस वाला सिस्टम नहीं था, उसकी इस पे ना जाकर, अर्थ पे ना जाकर उसकी बॉडी से अर्थ में गए, तो उसको शॉक महसूस हुआ। तो उसने बताया कि थंडर स्टॉर्म के समय क्लाउड्स पे चार्ज आ गया। अब ये चार्ज कैसे आता है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लाइटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्योंकि वो लाइट होती है तो वो ऊपर चली जाती है। बिगर ड्रॉपलेट्स जो है मोटी है तो उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और वो हैवी होती है तो वो नीचे रह जाती है। और एयर तो इंसुलेटर है, पर इतना ज़्यादा जब चार्ज हो जाता है तो एयर भी कुछ नहीं कर पाती है, एयर अपना इंसुलेशन लूज कर देती है। ठीक है, तो हैवी चार्ज क्या हो जाता है, एयर से पास हो जाता है, और इसी की वजह से हम लोग को थंडर एंड लाइटनिंग दिखती है ना। और ऐसी ही लाइटनिंग और वैसी लाइटनिंग हम लोग देखते हैं जब हम लोग जैसे घर पे कभी कुछ फ्यूज़ हो जाता है या प्लग लगा होता है, चिंगारी निकलती है, तो ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, नीचे जो है नेगेटिव चार्ज है ना। और तो इस वजह से ये दोनों जब मिलते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये आपस में रब करते हैं एक दूसरे से, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि टायर और कार और सर टायर और रोड जब इसे रब हुई, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और लाइटनिंग होती है, और थंडर भी हमें सुनाई देता है इस रबिंग की वजह से। अब क्लाउड्स जैसे ऊपर है और ये बिल्डिंग है, तो ये जो नीचे वाले क्लाउड्स है हैवी है, इनमें नेगेटिव चार्ज है, और बिल्डिंग में हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, है ना, क्योंकि ये आपस में दूर है, इंडक्शन है। ठीक है, अब ये बहुत डेंजरस है। फिर ये चार्जेस क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, पूरी बिल्डिंग में मूव करेंगे। तो चार्जेस मूव होते हैं तो क्या होता है, चार्ज मूव होते हैं तो कोई जगह गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इससे फायर लग सकती है, क्या हो सकती है ना। अब लाइटनिंग बहुत डेंजरस हो सकती है, आग लग सकती है, कुछ हो सकता है। लाइटनिंग के बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसीलिए हमें अर्थिंग करनी चाहिए, मैं डिस्कस करूँगी। लाइटनिंग के कुछ एडवांटेजेस भी है। प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन फ्री स्टेट में नहीं यूज़ कर पाते हैं, उनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में चाहिए होती है नाइट्रोजन, प्रोसेस्ड नाइट्रोजन चाहिए होती है, जैसे मुझे प्रोसेस चीज़ अच्छा लगता है। तो ये जो होते हैं तुम्हारे लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और वो बना लेती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेती है। फिर पानी से मिलते हैं नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बना लेते हैं, और प्लांट को
नाइट्रस एसिड से वो मिल जाता है प्रोसेस नाइट्रोजन, जो प्लांट उसको चाहिए। वरना उसके रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया होना चाहिए जो नाइट्रोजन को फिक्स करे। तो लाइटनिंग प्लांट्स की मदद करती है नाइट्रोजन एक्वायर करने में। अब बिल्डिंग को आग ना लग जाए इसलिए लाइटनिंग, ठीक है, कंडक्टर लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक मेटल रॉड होती है, ये देखो, ये मेटल रॉड है, इसमें स्पाइक्स है, क्या है ये, और इसका जो लोअर एंड है वो नीचे कॉपर प्लेट है। इसमें इसको अर्थ में बरी किया जाता है। तो अगर लाइटनिंग होगी तो ये इसी वायर के थ्रू, क्योंकि ये एक कंडक्टर है तो इससे जो चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे और नीचे कॉपर प्लेट के पास चले जाएंगे। तो बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बिल्डिंग से नहीं पास हो रही, केवल ये इस रॉड से पास हो रही है। लाइटनिंग के टाइम पे हमें ट्रीज़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में रहना चाहिए जहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगा हो। आया समझ में? वरना तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। और कार के अंदर रह सकते हैं पर, ठीक है, और ओपन स्पेस भी सेफ नहीं है इस टाइम पे। फॉरेस्ट वगैरह तो बिल्कुल सेफ नहीं है। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स होता है जब मूवमेंट होता है नीचे जो हमारी प्लेट्स है उनका। अब इसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें कहते हैं सीस्मिक वेव्स। इसको मेजर किया जाता है सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर में रिकॉर्ड किया जाता है, और इसकी अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सीस्मोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं सीस्मोलॉजिस्ट्स। इस सिंपल सीस्मोग्राफ एक सिंपल पेंडुलम की तरह है जो ग्राउंड शेक होता है। तो जो सीस्मोग्राफ का, जो सीस्मोमीटर का जो वो होता है बेस, वो भी क्या होता है, मूव होता है। देखो ये जो है ये भी मूव करेगा, पर जो पेंडुलम है, पेंडुलम बॉब जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, और ये फिर रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ अर्थक्वेक आया है। ऐसे ऐसे जब ये मूव करेगा तो ये क्या हुआ, ये तो स्टेबल है, बट ये अगर मूव किया, नीचे वाला जो आपका वो है, क्या है ये, पेन है, ये जो ये मूव किया, अगर रोटेटिंग ड्रम अगर मूव किया, इसका मतलब अर्थक्वेक आया है। और ये ऊपर वाला फिक्स्ड किया गया है। कितना बुरा अर्थक्वेक आया है, रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है 2 से 10 के बीच में। जो वाइब्रेशंस होती है 8 या अबव, वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, और 0 से 3 तक तो फील भी नहीं होती है। 4.5 वाली मॉडरेट होती है, 5.5 वाली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, फर्नीचर वगैरह हिलता है। 6.5 के ऊपर तो स्ट्रक्चर्स गिरा देती है, अभी लखनऊ में गिराया। टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है, सीस्मिक वेव्स। जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक शुरू होता है इनसाइड द अर्थ, उसे कहते हैं फोकस। और उसी के ऊपर जो पॉइंट है अर्थ पे, जैसे मान लो ये फोकस है, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो जगह है ये है आजकल वो कौन सी है, वो जोशीमठ है, तो वो उसका एपिसेंटर हो गया। क्या हो गया, ऑब्वियसली एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। अब देखो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये हो सकता है एक दूसरे के पास आए, और ये से बाउंड्री कहते हैं, इनके बीच में जो जगह है, एक दूसरे के पास आए तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, तब भी अर्थक्वेक आएगा। एक दूसरे से दूर जाए तब भी अर्थक्वेक आएगा, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स डाइवर्जेंट बाउंड्री। और हो सकता है एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें भी आएगा अर्थक्वेक। रन ऑफ कच्छ है जहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेट है, तो यहाँ पर आता है। वोल्केनो क्या है, वोल्केनो अर्थक्वेक की वजह से ही होता है। क्या होता है, अर्थ के नीचे मैग्मा है बहुत ज़्यादा। अब अर्थ में कहीं कहीं वो है फिशर्स है, होल्स हैं, इन होल्स के थ्रू ये मैग्मा, हॉट मैग्मा ऊपर आ जाता है, ठीक है। वायलेंट गैसेस आती हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, आवाज़ें आती हैं। अब कुछ कुछ जगहों पे वो सुनामी क्या होता है, सुनामी भी अर्थक्वेक सी पे आ जाता है। इससे वेव्स जो होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची आ जाती है, लैंड पे आ जाती है। अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक क्यों की वजह से क्या होता है, ग्राउंड सरफेस डिफॉर्म हो जाता है,
लोग मर जाते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़, ह्यूमन लाइफ का डैमेज होता है। हो सकता है कि आग लग जाए, उसकी वजह से मीटर वीटर पे है ना लैंडस्लाइडिंग हो जाए, लोग मर जाते हैं। अर्थक्वेक में आप किसी टेबल या किसी स्टर्डी चीज़ के नीचे जाएं, लिफ्ट वगैरह यूज़ ना करें, बिल्डिंग्स को क्वेक फ्री बनाएं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखें, विंडोज़ वगैरह के पास ना रहें, ठीक है। ओपन में आए, इसमें कार वार के अंदर ना बैठे।